Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. बंद कमरे में महिला की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी, पति गायब। संदिग्ध परिस्थितियों में नौकरानी की मौत के मामले में कोठी मालिक आया सामने, कहा शादी से खफा थी युवती। 23 मई सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, फाइनल परिणाम रिटर्निंग अधिकारी करनाल करेंगे घोषित। आप और जसपा के सांझे प्रत्याशी कृष्ण अग्रवाल ने फिर दोहराया, भारी मतों से होगी उनकी जीत। जिला प्रशासन ने शुरू की मतगणना की तैयारियां, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध, सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है निगरानी। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। शांति नगर के एक मकान में महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी हत्या पहले ही की गई हो। वहीं महिला का पति भी फरार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शांति नगर में संदीप गुप्ता ने कमरे किराए पर दे रखे हैं। राजू नाम का शख्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पिछले कई सालों से यहाँ रह रहा था। राजू यूपी का रहने वाला है और उसके 2 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में बदबू आने लगी और मकान मालिक को मौके पर बुलाया गया। परसों से ये नींद थी कमरे पे और हम सोच रहे थे कहीं घूमने गए होंगे, लेकिन आज जब कमरे से स्मेल आ रही थी ना तो पड़ोसी ने बताया कि स्मेल आ रही है। फिर हमने पुलिस को इतला करी। पुलिस कौन कौन रहता है इसके साथ? उसका पति और 2 बच्चे। अब उसके बच्चे गायब नहीं? उसके पति और 2 बच्चे गायब है, कुछ नहीं पता। इसका यूपी लखनऊ और नीरज से साथ में घर में तो बदबू आने की थोड़ा सा हमें पता लगा, बदबू आ रही है। तब हमने मकान मालिक को बोला, मकान मालिक ने फिर पुलिस में कंप्लेंट करके जब पुलिस आई तो पता लगा कि यहाँ पर ये 2-3 साल से यहाँ रह रही थी और मतलब पति पत्नी के साथ दोनों रहते थे, बच्चे भी थे, लेकिन 2 दिन से ये दिखाई नहीं दे रही। आज पता लगा है कि ये अंदर स्मेल भी आ जाएगी। क्या नाम था इसका? आशा। मकान के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। महिला का खून से लथपथ शव कमरे में मिला। महिला का पति और 2 बच्चे भी गायब हैं। फिलहाल एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे पास टेलीफोन सूचना आई थी, भाई कोई कमरे में बंद है, बाहर से ताला लग रहा है, अंदर को बंदा पड़ा है। तो आके देखा तो अंधेरा था कमरे में, लेकिन ये नजर आया कि कोई पड़ा है इसके अंदर, डेड बॉडी पड़ी है। तो एफएसएल टीम बुलाई थी, ताला तोड़ के जब देखा था कि लेडीज की डेड बॉडी थी, जिसको पोस्टमार्टम के लिए एफएसएल भेजा गया है। जैसी रिपोर्ट आएगी ऐसी कार्रवाई। तो सिर पे कोई चोट के निशान मिले थे? हाँ, चोट के निशान है इसमें। तो मर्डर की आशंका है, मर्डर हो। एरिया कौन सा जहाँ ये? शांति नगर। मॉडल टाउन की कोठी में नौकरानी की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। परिजन जहां हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कोठी के मालिक का कहना है कि वो अपनी शादी को लेकर नाराज थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। 18 साल की पूजा की लाश कल संदिग्ध परिस्थितियों में मॉडल टाउन की कोठी में मिली। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। कल से शव पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ है। वहीं मृतका के परिजन आज सबसे पहले एसपी ऑफिस कार्रवाई के लिए पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग की। ये लड़की हमारी काम कर रही थी कोठी में और इस तरह 2 बजे हमारे पास फोन गया कि पापा इसने मेरे मारा है, रो रही थी फोन पे। तो हमने उसको बोला, बेटा ऐसा है, तेरी काम पे गई है, अब मैं फोन कर देता हूँ, 4 बजे आएगी काम करके, तो उधर से तुम्हें लेते आएगी। इतने देर के बाद में इसकी माँ जब घर पे आई, उसके बाद में इसको फोन किया तो बोली मैं जा रही हूँ, फिर लेके आऊँ। इसने रास्ते में जा रही थी, जब तक उसके मकान मालिक ने, इसके बाद मलकिन ने फोन किया कि तुम कहाँ पे? तो बोली मैं रास्ते में हूँ। कहाँ, क्या बात है? बोली आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इसको लेके जब वहाँ पहुँची तो वहाँ डेड बॉडी नीचे मिली। तो इसने फ़ोन किया कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है मकान मालिक के यहाँ। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा वो ख़त्म हो चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा पुलिस को इंक्वायरी करके और इसको दिखाया जाए कि यहाँ पे होता क्या है, मरी कैसे और इसकी डेथ कैसे हुई।
तो जब तक हम पुलिस चौकी जाते, वहाँ से पहले जो उसका हाउस प्रोप्राइटर मकान मालिक था वो चौकी पे पहुँचा हुआ था। तो हम लोगों ने चौकी से रिक्वेस्ट की कि इस बात को सुनो और इसको पूरी तरह से कार्रवाई करो, लेकिन मेरी भी बात को 1% उन्होंने नहीं मानी और पुलिस की करीब 4 गाड़ी आई और उस लाश को अपने हाथों से गाड़ी में भरकर लाया सिविल छोड़ दिया। आज मैं आया था, हम लोग सारे हमारे समाज के हैं, जितना भी यहाँ पे प्रेजेंट है ये हमारे समाज के इंसाफ लेने कि एसपी साहब से मिलेंगे, लेकिन एसपी से मिले तो उन्होंने क्या कहा कि दैट अबाउट परसों, ये बात हम परसों जान चुके हैं, हमें परसों से पता। अगर उस एसपी को परसों से पता आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? मतलब इसका मतलब है कि इनका संगठन है और इस संगठन को करके बात को दबा देना चाहते हैं। अगर इनको परसों से पता है तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब ये भी उनसे मिले हुए हैं। मैं तो 101% यही कहूँगा कि ये मिले हुए हैं। एसपी साहब कह रहे हैं, हमारा तो यही कहें कि जो होगा अच्छा होगा आपके लिए, जो आप पुलिस है जो आपके लिए अच्छे कर रहेंगे, वो तो हमको हमारे दिल में ये नहीं लग रहा कि हमारे लिए अच्छे करेंगे। पुलिस लोग लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, एसपी भी है, डीएसपी जो कहा जाता है, ये हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे दिल में तो नहीं लग रहा है अच्छा करेंगे हमारे साथ। जब इनको 3 दिन से कह रहे हैं, हमको पता है जिस दिन डेथ हुआ है, आप हत्या की है, उसी दिन खबर आया है, तो पूरा 12 आधा दिन वो बीत गए, 6-7 घंटे, पूरी रात 12 घंटे निकल गई, कल 12 घंटे रात निकल गया, आज 1-12 कितना बज रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक कोई सुनवाई हुआ हम लोग का? कुछ सुनवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हम लोग का सुनवाई? हम तो यही कह रहे हैं उसको मकान मालिक को मुलजिम कराया जाए, हमारे से बताए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे सामने आए। वहीं अस्पताल में मॉडल टाउन के पार्षद लोकेश नागरू और कई बुद्धिजीवी लोग पहुंचे। परिजन गिरफ्तारी पर अड़े रहे, वहीं कोठी के मालिक भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि मृतका के परिजन उसकी शादी की बात कर रहे थे, जिससे पूजा खफा थी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। तब भी बड़ी अपसेट हो गई थी क्योंकि इन्होंने शादी तय की थी, वो शादी में वो लड़के की डेथ हो गई थी, भगवान जाने कैसे हुई, लड़के की डेथ हो गई, ये बड़ी अपसेट हो गई। उसके बाद इन्होंने उसकी अब दोबारा से शादी तय कर दी थी कहाँ, तो वो लड़की अपने ये थोड़ी सी ये थी कि मैं यहाँ शहर में पढ़ी लिखी, यहाँ शहर में रहने वाली हूँ, मुझे गांव में नहीं जाना। हमें उसने कई बार कहा कि मैं मेरे फादर मदर को समझाओ मेरी शादी वहाँ ना करें, मैंने गाँव में नहीं जाना। हमने कहा कि बेटा तेरी शादी तेरे फादर ने तेरे मदर ने सोच समझ के की है, हम उनको कैसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी ना करो, तुम्हारी शादी लायक एज है। अब इसकी 15 तारीख को शादी थी, 15 तारीख को इसकी शादी थी। ये पिछले 1 महीने से अपसेट थी। इसको पहली तारीख को भी इसके फादर जब अभी आए, पीछे पैसे लेने आए, हमने उसको कहा भी इस लड़की को ले जाओ। वो कहने लगे जी हमारी लड़की की जो है ना अगले महीने शादी है, आप इसको 1 महीना और रख लो, हमारे शादी में कुछ पैसे और काम आ जाएंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अब ये लड़की जिस दिन इलेक्शन था उस दिन बड़ी अपसेट थी। करीब 1:30 बजे के 1 बजे 1:15 बजे इसके मदर को फ़ोन किया कि वैसे आया कि लड़की सुबह से अपसेट है और कोई काम नहीं कर रही, इसको आके इसको समझा। इसके मदर कहने लगी मैं कहीं काम पे हूँ, मैं नहीं आ सकती। हमने उसको कहा कि अगर तू नहीं आ सकती, इसको बच्ची को टेलीफोन पे ही समझा दे। टेलीफोन पे जब से बात हो रही है तो ये कहने लगी जी मेरी बात वो नहीं मानती, इसके बाप से इसकी बात करवा दो, मैं इससे बात नहीं करती। इसकी माँ ने बिल्कुल 100% रिफ्यूज़ कर दिया, मैं बात नहीं करती। फिर हमने उसको कहा कि तो अपने बाप से बात कर ले। उसके बाप से उसको फ़ोन मिला के फिर दिया, उसने अपने फादर से बात की है। फादर से बात करने के बाद वो लड़की बिल्कुल सेटल हो गई थी, उसमें हमें कोई ऐसा नहीं लगा। बिल्कुल जाके छोटे ब्रदर के पास आई, भैया बताओ क्या काम है। उसने कहा बेटा सुन सर वो उसने अपने बाप को फोन करके बोला कि मुझे मार रहे हैं। नहीं ना बिल्कुल वो आरोप जो वो तो आरोप जो कुछ भी लगाए जो जन्म है। मैं कहता हूँ अगर वो लड़की मेरे लिए बच्चों की तरह थी, अगर उसको ममता मेरे छोटे भाई की वाइफ है ना, बिल्कुल भी नहीं किसी ने। मैं घर पे था, इलेक्शन वाला दिन था, मैं हम घर पे ही थे, सारे बच्चे भी घर पे थे। कितने साल से आपके यहाँ काम कर रहे थे? मेरे करीब 2-2.5 साल से काम कर रही थी। हमारे फोन से उसके जब पहले मदर से बात करवाई, मदर को कहा कि बात करें, मदर ने बिल्कुल ना कर दी कि मैं इस लड़की से बात नहीं करती, इसके बाप से बात करवा दो। हमने फोन मिला के उसने अपने बाप से बात की है। बाप से बात करने के बाद वो बिल्कुल सेटल हो गई थी, बिल्कुल। हमने कहा जी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। उसके बाद उसने काम किया, बाथरूम वगैरह साफ करके छोटे ब्रदर के पास कहने लगी जब मैं नहाने जाऊँ, क्योंकि वो दोपहर को करीब 2:30-3 बजे नहा के उसके बाद वो सोने चली जाती थी। नाबालिग नहीं, हमें इन्होंने ये उस समय भी कहा था ये 18-19 साल की है। जब इन्होंने काम पे रखा था तब भी इन्होंने। सीटू के नेता भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। सुनील दत्त ने भी इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है। ये जो लड़की की जो हत्या हुई है, हम हत्या ही कहेंगे कि जो माँ बाप का कहना है, उससे पहले उन्होंने फोन किया है। ये जो मालिक है, मेरी फोन पे बात हुई है, मालिक की पिटाई कर रहे हैं। और उसके बावजूद अगर इसके फोटो देखे जाएं, फोटो से ये नहीं लगता है कि उसने आत्महत्या की है।
फांसी जैसी कोई स्थिति नहीं लगती। खून निकला हुआ है, उसका मुंह सूजा हुआ है, पिटाई की स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको न्याय मिले, तभी आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। उधर एसएचओ मॉडल टाउन का कहना है कि इस मामले में वो कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, बयान लिख लिया, पोस्टमार्टम लग रही है। 23 मई को होने वाली मतगणना को लेकर उपायुक्त सुमिता कटारिया ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फाइनल परिणाम रिटर्निंग अधिकारी करनाल ही घोषित करेंगे। उपायुक्त सुमिता कटारिया ने बताया कि आगामी 23 मई को लोकसभा चुनाव की होने वाली मतगणना के दृष्टिगत 4 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पानीपत ग्रामीण के लिए एसडीवीएम जूनियर विंग, पानीपत शहरी और इसराना विधानसभा सेगमेंट के लिए एसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और मालखा सेगमेंट के लिए एसडी महाविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया जा रहा है। 23 मई को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मालखा के लिए कुल 17 राउंड होंगे। 16 राउंड में 14 टेबल होगी। 17वें राउंड में 60 टेबल लगेगी। इसी तरह पानीपत ग्रामीण के लिए कुल 17 राउंड होंगे। सभी 16 राउंड में 14 टेबल और 17वें राउंड में 12 टेबल होगी। पानीपत शहरी विधानसभा सेगमेंट के लिए कुल 14 राउंड होंगे। 13 राउंड में प्रत्येक में 14 टेबल और 14वें राउंड में 11 टेबल होगी। इसी तरह इसराना विधानसभा सेगमेंट के लिए कुल 15 राउंड होंगे। 14 राउंड में 14 टेबल और 15वें राउंड में 6 टेबल पर काउंटिंग रहेगी। प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक काउंटिंग सुपरवाइजर और एक काउंटिंग असिस्टेंट सहित 3 कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए करनाल में आरओ स्तर पर काउंटिंग होगी, जिसे 0 राउंड का नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव का फाइनल परिणाम रिटर्निंग अधिकारी करनाल द्वारा ही घोषित किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। चुनाव के बाद पहली बार आप और जजपा पार्टी के साझे प्रत्याशी कृष्ण अग्रवाल अपने स्कूल में पहुंचे, जहां वो स्कूल के बच्चों से रूबरू भी हुए। वहीं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आए। 1 महीने तक हम पब्लिक के बीच में थे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने इतना स्नेह, इतना प्यार हमें दिया, हमारी सारी बातें सुनी। जो कुछ हम उनको समझाना चाह रहे थे, जिन मुद्दों पे हम उनसे बात करना चाह रहे थे, सभी मुद्दों को उन्होंने सुना, समझा और उसके बदलाव में जो उन्होंने प्यार, स्नेह और अपना समर्थन मुझे दिया, मैं उसका आभारी हूं और तहे दिल से करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी और जन नायक जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, वरिष्ठ नेतागणों का और अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिल जान से मेहनत की, पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना जाल फैलाकर प्रॉपर तरीके से सारे प्रचार को किया। आज सारी पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी है, लोहा मानती है कि इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से, किस कर्मठता के साथ प्रचार किया और आज उस प्रचार की बदौलत और अपने करनाल लोकसभा की जनता के प्यार की बदौलत हमें ये विश्वास है कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। उसमें हमारी जीत नहीं, हमारी जनता की जीत होगी, हमारे मुद्दों की जीत होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम जीत कर जनता के बीच में जाएंगे, वो सारे मुद्दे, वो सारे कार्य जो मैंने जनता से वादे किए हैं, मैं उनको पूरा करूंगा
पूरे तन मन और धन से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर मुद्दे पर, हर बात पर, हर कार्य को पूरा करूँगा। हमें जो मेन समस्याएं हैं, अगर हम बात करें ग्रामीण एरिया की, तो ग्रामीण एरिया में सबसे बड़ी समस्याएं सरकारी स्कूलों की हैं। हॉस्पिटल्स नहीं हैं सरकारी कहीं भी, किसी भी गांव में अगर कहीं पे है तो वैसा है जैसे डिस्पेंसरी होती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के अगर सरकार ने बनाए हैं, कुछ 50 बेडेड हॉस्पिटल कुछ बड़े बड़े गांव में बनाए हैं, लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है, नर्सें नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, तो उनका कोई औचित्य नहीं बनता। हम बात करें स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। उनको संवारना ही हमारी प्राथमिकता होगी। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी स्कूलों को संवारना होगी, क्योंकि आज का जो बच्चा है, हमारे बच्चों का भविष्य स्कूल से बनेगा। वो स्कूल हर पेरेंट्स की जेब अलाउड नहीं करती कि वो इतना पैसा प्राइवेट स्कूलों में दे के और अपने बच्चे को पढ़ा सके। हमारी काफ़ी संख्या, जो हमारे जनसंख्या है, वो गरीब तबके से ज़्यादा है। उन लोगों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वो भी सरकार को अपना टैक्स देते हैं, कंपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं, उन पर और कोई सरकार एहसान नहीं करती। सरकार का तो फर्ज बनता है कि उन लोगों के लिए काम करना। अगर उनके बच्चों का हम ध्यान नहीं करेंगे, उनके बच्चे के भविष्य का हम ध्यान नहीं करेंगे, तो सरकार बनाने का कोई फायदा नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि उन लोगों का, जो लोग प्राइवेट स्कूलों में भारी मात्रा में फीस नहीं दे सकते, उनके बच्चों को हम बढ़िया शिक्षा कैसे दें। वही दिल्ली की तर्ज पर, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि कम से कम करनाल लोकसभा क्षेत्र के जितने सरकारी स्कूल हैं उनको मैं प्रायोरिटी बेस पे लेके और अच्छा बनाऊं, उनमें अच्छे स्टाफ हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी तालीम हो, बच्चे अच्छा करें, उनको लगे कि हमें प्राइवेट स्कूल में, हमें सरकारी स्कूल में जाना है। ये एक पेरेंट्स पे बोझ भी नहीं बनेगा और बच्चे पढ़ लिख के उनका भविष्य बन जाएगा। आज मैं काफ़ी लगभग 1 महीने के बाद स्कूल में विजिट किया मैंने, और बच्चों से भी मिला, स्टाफ से भी मिला। अच्छा लगा कि इन्होंने 1 महीने तक जो बताया कि स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चला और इतना बढ़िया इन्होंने मैनेज किया, मुझे भी अच्छा लगा। ऐसी टीम सबके साथ हो, मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। और स्कूल का मकसद मेरा ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। स्कूल का मकसद मेरा चैरिटी का है। गरीब बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों की हम फीस माफ़ करते हैं, किसी की आधी फीस माफ़ करते हैं, और लगभग जो फैसिलिटीज़ हम अपने स्कूल में देते हैं वो सारी फैसिलिटी उन स्कूलों में मिलती है जहाँ पे 5 से 7 हज़ार का महीना फीस होती है। हम एक मिनिमम फीस में मैक्सिमम फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, और यही मेरा प्रयास रहेगा कि करनाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, जो लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं फीस देने की वजह से, प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटी मुहैया कराऊं, जिससे वो बच्चे पढ़ लिख के अपने भविष्य सुधार सके। हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो हर गांव में हमारी प्राथमिकता रहेगी, हर गांव में, ये मैंने गांव में भी बोला है, अपने लोगों को आश्वासन भी दिया है, वादा भी किया है। अगर हमारी सरकार आती है तो हर गांव में, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, तो यहाँ पे गांव-गांव में क्लिनिक बनेगा, जिसमें सभी फैसिलिटी भी होंगी, डॉक्टर्स भी होंगे, मशीनें भी होंगी। लोगों को छोटी छोटी बीमारी के लिए शहरों में नहीं भागना पड़ेगा। देखिए, गठबंधन हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहक जाते हैं, उनको हमें समझाना पड़ता है, वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ऊपर से जो गठबंधन किया जाता है, ऊपर वाले नेता कभी ये नहीं चाहते कि गठबंधन खराब हो। गठबंधन अगर एक जगह खराब होता है तो सारी जगह खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है, गठबंधन ठीक चलता है। गठबंधन ठीक चला तो आज हम आपके सामने हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी पक्की है। हरियाणा में मतदान हो चुके हैं और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है। 23 मई को पता लगेगा कि कौन सा प्रत्याशी कितने वोटों से जीत हासिल करेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। बात करें इन चुनावों की तो इन चुनाव में पिछली बार से कम मतदान हुआ। वहीं जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये मतगणना विधानसभा वार अलग अलग जगहों पर होगी। पानीपत शहरी व सिराना की मतगणना एसडी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की सीनियर विंग के भवन में अलग अलग सभागारों में होगी। यहीं पर ही दोनों विधानसभा की ईवीएम रखने का स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। वहीं इस मालखा विधानसभा की मतगणना एसडी कॉलेज में होगी और पानीपत ग्रामीण हल्के की मतगणना एसडी स्कूल के जूनियर विंग में होगी। यहीं पर ईवीएम मशीनें भी रखी हुई हैं। जहां जहां मशीनें रखी गई हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान और जिला पुलिस दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम,
संपर्क करें 9992500368 और 369। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।